हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है फरिहा और आज ये क्लास होने वाली है बड़ी स्पेशल क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का पेपर हो, जीडी का पेपर हो, रेलवे एनटीपीसी का पेपर रहा हो या जो भी आपके पेपर्स हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो आज ये इंपॉर्टेंट सेशन होगा, एक स्पेशल सेशन होगा आप सभी लोग के लिए। और आज का दिन स्पेशल है, आप जानते हैं त्योहारों का कहते हैं ना कि पूरी सीरीज चल रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। तो चले आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। और एक चीज याद रखना कि मैंने आज की सीरीज में एक टाइमर भी इंट्रोड्यूस किया है, यानी आपको कोशिश ये करनी है कि जब वो टाइमर स्टार्ट हो जाए तो 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो 20 सेकेंड्स का टाइम होगा, आप सभी को आंसर करना होगा। देखो, इससे थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाता है हमको टाइम का कि आप मतलब क्वेश्चंस पढ़ के आंसर कर पा रहे हो उतनी देर में या नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी अगर आपका पेपर है, जैसे आप एमटीएस के पेपर की हम बात करें तो एमटीएस का पेपर हो गया, तो उसमें भी आपको स्पीड, कोई भी पेपर है स्पीड चाहिए, स्पीड, और थोड़ा सा स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गड़बड़ कर जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें, आई होप मेरी आवाज सही आ रही होगी आप सभी को। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, जल्दबाजी में सही डिसीजन लेना है, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है। और हम टाइमर के साथ आज क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए, सभी लोग अगर रेडी हैं तो फटाफट से सब लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है। चलो एक बार सभी लोग थम्स अप दे करके बता दे, यस मैम स्ट्रीमिंग आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ। ओके, यस यस, स्वागत है सभी लोग का, जितने लोग सेशन में जुड़ रहे हैं। चलें फटाफट से जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हो। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखो, ये तुम्हें मालूम है, चलो हम थोड़ा सा इसकी जानकारी भी दे देंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था और एसबीआई राष्ट्रीयकृत कब हुआ, तो उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। लेकिन उसके लिए याद रखेंगे आपके पास क्या है, 20 सेकंड का समय है, जब आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा कि एसबीआई को, इंपीरियल बैंक जो था आपका, है ना, इंपीरियल बैंक, इसको एसबीआई कब बनाया गया, राष्ट्रीयकृत कब किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया। चलो भाई, समय भी हो गया है समाप्त और आंसर क्या है इसका, आंसर करेक्ट है बिल्कुल 1955, 1955 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये समझो कि ये इंपीरियल बैंक था क्या। हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, एक था बॉम्बे था, एक कलकत्ता था और एक था मद्रास, है ना। ये 3 आपकी प्रेसिडेंसी थी जब हमने ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आप जानते हैं कि जैसे गवर्नर जो था वो बॉम्बे कलकत्ता का मेन हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा शायद रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, 1773 का जो एक्ट था उसमें अधीन कर दिया गया था बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता के अंडर। तो मतलब तुम्हें एक आइडिया होगा कि ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं वो इंपॉर्टेंट थी, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। अब इनके अलग अलग बैंक थे, पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा एंड मद्रास। इन तीनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया, है ना। इन तीनों को मर्ज किया गया और बनाया गया क्या, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बनाया गया और उसी इंपीरियल बैंक को जब भारत आजाद हो जाता है, 1947 में भारत आजाद, तो इंपीरियल बैंक हमारा क्या है, अब इंपीरियल बैंक बन जाता है आपका एसबीआई। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण देखो 1955 में किया है। ये शब्द है ना राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब क्या होता है, देखो नेशनलाइजेशन शब्द का मतलब होता है राष्ट्र को समर्पित। आप ये समझो कि 1947 में सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ऐसी थी कि हर एक के पास अपनी निजी संपत्ति थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था। और बैंकों को जब स्पेशली बनाया गया था, तो वो बैंक बनाए गए थे इसीलिए कि वो क्या कर सके, अंग्रेजों की मदद कर सके, तो कॉमन इंसान के लिए तो वो बना ही नहीं थे। तो राष्ट्रीयकरण का कॉन्सेप्ट ही यही था, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो मोटिव था वो यही था कि हम क्या करें कि बैंकों को देश के लिए समर्पित करें, और बैंक जो काम करें वो काम करें किस चीज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए। तो 1955 में क्या होता है, आपका बैंक राष्ट्रीयकृत होता है, एसबीआई। बहुत सारे बैंक होते हैं, उन सब का राष्ट्रीयकरण अलग अलग प्रोसेस में होता है, अलग अलग सालों में होता है। अभी लास्ट आपने मर्जर भी देखा, 2014 का जो मर्जर हुआ है, जिसमें एसबीआई था और एसबीआई के 6 एसोसिएट बैंक भी थे, है ना। पहले एसबीआई के अलग अलग बैंक थे, बैंक ऑफ जोधपुर, स्टेट बैंक ऑफ जोधपुर, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, ये अलग था। फिर क्या कर दिया, उन सबको मर्ज करके एक ही एसबीआई कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें एक और बैंक था आपका महिला बैंक,
तो महिला बैंक को भी क्या कर दिया गया, वापस से मर्ज कर दिया गया किसमें, एसबीआई में। उसके अलावा अगर हम देखें और भी आपने देखा कि जैसे अभी यूनियन बैंक थे, इलाहाबाद बैंक थे, ओबीसी बैंक था, इन सबको भी कुछ कुछ बैंकों में क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। तो ये जो बैंक की मर्जर की प्रक्रिया है ये नॉर्मल है, ये होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि अगर रिक्वायर्ड है कि अगर ज्यादा लग रहा है कि हाँ बैंकों को हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस खोलनी है तो खोल दी जाती हैं, और फिर अगर लगता है कि नहीं ज्यादा ब्रांच खोलने का मतलब नहीं है, इन बैंकों को वापस मर्ज कर दिया जाता है। तो ये मर्जर की प्रक्रिया होती रहती है, ये नॉर्मल है। अभी लास्ट हुई थी, हो सकता है आगे 2 साल बाद फिर से आपको देखने को मिल जाए, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इन सारे बैंकों का हेड कौन है, इन सारे बैंकों का हेड है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया कब गया था, तो याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है कब, 1935 में। 1934 का एक अधिनियम आता है और 1935 में क्या कर दिया जाता है, रिजर्व बैंक को बनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है रिजर्व बैंक का, चाहे रिजर्व बैंक हो या एसबीआई हो, दोनों का ही मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दोनों का मुख्यालय मिलेगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई क्या है, हमारी वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहां पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों का हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय मिलेगा। ठीक, चले आगे बढ़े अगले सवाल पे कि गिलहरी के घोंसले को क्या कहा जाता है, स्क्विरल्स नेस्ट क्या कहला जाता है, ड्रे कहा जाएगा उसको, फुलिका कॉर्नोटा कहा जाएगा, फैल्को रोस्टिकुलस कहा जाएगा, या लीपुआ कहा जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो ये सवाल मैंने सोचा आपको डाल के देखते हैं, क्योंकि जैसे अलग अलग चीज़ों पूछी जाती है कि जहाँ पे डॉग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, जहाँ शेर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो ये बचपन में हम पढ़ते हैं ना कि बच्चा याद कर लेता है कि अच्छा इस चीज़ को ये कहते हैं। तो तुम लोग के लिए स्क्विरल्स नेस्ट के बारे में सवाल पूछा गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि ओके, सेशन को शेयर कर देते हैं। व्हाट इज स्क्विरल्स नेस्ट कॉल्ड, हाँ जी चलें बताएं क्या होगा। अच्छा ओह सॉरी, मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गई, चलो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ड्रे। ठीक है, स्क्विरल का जो नेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रे कहा जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि शेर या कहाँ रहता है, शेर रहता है डेन में। ठीक है, शेर के घर का नाम क्या होता है, डेन। अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं बिल्कुल क्लास 2-3 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि ये कहाँ रहते हैं। तो नेस्ट जो घोंसला होता है उसमें चिड़िया रहा करती हैं, लेकिन स्क्विरल जो है, गिलहरी भी अपना क्या करती है, एक घोंसला बनाती है, उस घोंसले को ड्रे कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे कि ओलंपस के 12 देवताओं में से सौंदर्य और प्रेम के देवता का नाम क्या है। देखो जब हम बात करें ग्रीस की, है ना, ग्रीस माइथोलॉजी, जो ग्रीक माइथोलॉजी की बात करते हैं उसमें अलग अलग भगवान है ना, अलग अलग भगवान है। तो अब पूछा जा रहा है कि इनमें से ओलंपस जो गॉड, 12 गॉड थे ओलंपस के, उसमें से ब्यूटी का गॉड किसे माना जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल आसान है और उससे ज्यादा उसके आंसर मतलब उसके ऑप्शंस आसान दिखाई दे रहे हैं। देखो अब जब आप सौर मंडल वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो ना, जुपिटर है, सैटर्न है, कैसिनी है। तो ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम ना, ये ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो पूरी जो सिविलाइजेशन है, ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, वो क्या थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। तो सारी चीज़ों की शुरुआत वहीं से होती है, और उन्होंने क्या किया है ना, हर एक चीज़ का नाम रखना शुरू किया। जैसे अपने में हम अगर आ जाए ऋग्वैदिक काल की हम बात करें, अपने में तुम ऋग्वैदिक काल की बात करो, ठीक है, तो उस समय जिन देवताओं की पूजा की जाती थी वो कौन कौन से थे, वायुदेव है ना, वरुण, अग्नि देवता की पूजा होती थी, ब्रह्मांड में पूरे शिव की पूजा होती थी, है ना। तो उसके बाद उस समय जो पूजा होती थी वो नेचुरल चीजों की होती थी, प्राकृतिक चीजों की होती थी। धीरे धीरे आप जाते हो पोस्ट वैदिक में, है ना, जब आप वैदिक एरा से बाहर निकलते हो तब आप देखते हो कि अलग अलग ब्राह्मणिक गॉड्स आते हैं निकल के। साउथ इंडिया में चले जाओ तो उनके अलग भगवान देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरी कहते हैं ना कि गॉड्स की जो आप पूरा सीक्वेंस देखते हो, वो उससे पता चलता है कि वहाँ की किसी भी जगह की जो संस्थाएं हैं वो कैसे बनी है। वैसे ही अगर ओलंपस की बात करें तो इसमें एक जो नाम है एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट गॉड एफ्रोडाइट जो थी वो गॉड ऑफ ब्यूटी थी, मतलब गॉडेस थी बेसिकली, गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव, वो थी एफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। वैसे आंसर से ही पता, मतलब ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं क्या होगा। लॉर्ड शिवा किस चीज से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड जीसस की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हैं। और अगर हम मोहम्मद साहब की बात करें तो ये क्या है, एक मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस्लाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही ऑप्शन देख के ही आंसर कर सकते हैं, बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन एक कम से कम एक नई चीज आज हमने क्या है सीखी। सभी लोग एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं बीच में, कि जैसे ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है मेरा Y968, ये मेरा कोड है। आप
अड्डा 24/7 से जो भी बैच परचेज कर रहे हो तो उस बैच में अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉइन वगैरह लगा के कोड लगा लोगे ना, बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप कोई बैच परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारा एएनएम का बैच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, एसएससी जीडी का है, एमटीएस के लिए वो आप पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े अगले सवाल पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला अधिवेशन, पहली चीज हुआ कब था, साल बताएंगे आप सभी लोग, और उसी के साथ साथ ये बताएंगे कि पहला अधिवेशन इनका कहाँ हुआ था। नागपुर में, कानपुर में, बॉम्बे में जो कि अब मुंबई है, या फिर पुणे में। कहाँ पे हुआ था? देखो आसान सवाल है ना, सवाल आसान भी है, तुमने कई बार इन चीजों को पढ़ा भी होगा। करेक्ट आंसर क्या दिखाई देगा? बॉम्बे, है ना। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? 1885, 1885 में क्या किया गया था? कांग्रेस का गठन किया गया था। गठन में मदद किसने किया था? एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, है ना, इंडियन सिविल सर्वेंट एक थे, उनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। और इन्होंने क्या किया था? मदद की थी हमें कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में। मतलब एक ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई और संस्थाएं थी, नहीं थी, लेकिन एक ये एक पटल बन गया ना, उस पे सारी संस्थाएं आ जाती हैं, वहां के भारत के जितने लोग हैं वो सारे इस पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहला सेशन जो हुआ है वो बॉम्बे में हुआ है, दिसंबर के समय पे हुआ था, 28 से 31 दिसंबर 1885, जब ऑर्गेनाइज किया गया है तभी। तो 28 से 31 दिसंबर के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? बम्बई में। और मुंबई में भी कहाँ पे? ग्वालियर टैंक नाम की एक जगह है, संस्कृत कॉलेज था कोई बना हुआ है, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से ही बातें शुरू होती है कि भाई हम क्या करेंगे, अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। जैसे नॉर्मल अभी लोकसभा आप देखते हो, बिल्कुल वैसे ही उस समय भी ये सेशंस थे कि ये चीजें कैसे आगे जाएंगी, क्या होगा, दूसरा सेशन कैसे होगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हो जाती है कब? 1885 में। कहां से? बॉम्बे से। ठीक, चलें आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? PO2 NO2 की वजह से, NaO2 और NO2 की वजह से, SO2 और NO2 की वजह से, या CO2 और NO2 की वजह से? किसकी वजह से होती है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा? देखो अम्लीय वर्षा, पहली चीज तो ये समझो होता क्या है ना, तुमको ये चीजें तो अंदाजा होगा कि ये होता किसकी वजह से। बिल्कुल, ये होते हैं सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। अम्लीय वर्षा, अम्ल कैसे बन रहा है? देखो ये तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये सल्फर ऑक्साइड है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? आपकी व्हीकल से, यानी जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है ना, उसका जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं है, वहां से ये आपकी ऐसे यहाँ से एग्जॉस्ट निकलती है। साथ ही साथ जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्री लगी होती है, उनसे चिमनी वगैरह से ये गैसेस निकलती रहती हैं। अब ये गैस क्या करती है? बादल होते हैं, बादल में क्या होता है? जलवाष्प होता है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है नहीं होती है? होती है ना। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। और ये क्या होता है आपका? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसी तरीके से अगर हम NO2 को देखें तो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा। और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है ना। HNO3 क्या होगा आपका? नाइट्रिक एसिड होगा। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के फॉर्म में जब गिरते हैं, है ना, इसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा, यानी एसिड रेन कहा जाता है। अब ये एसिड रेन बहुत हानिकारक होती है। किस चीज के लिए हानिकारक? भैया सॉइल के लिए। आपकी मिट्टी खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो उसकी उर्वरकता यानी उसकी जो फर्टिलिटी है उस पर फर्क पड़ेगा। सेकेंड, दूसरी बात, जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये बिल्डिंग्स को खराब करती हैं, करप्ट करती हैं। जो आपके लोहे के पोल वगैरह लगे हैं उनको जल्दी जंग लग जाते हैं, उनकी रस्टिंग हो जाती है। तीसरी बात, ताजमहल, है ना, जो भैया हमारे भारत की शान है, ताजमहल, विदेशों से लोग आते हैं इसको देखने ना,
बड़े बड़े जगह से, देशों से लोग आते हैं देखने। तो ताजमहल क्या है, उसका जो संगमरमर है व्हाइट कलर का, वो पीला पड़ रहा है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। इसीलिए सरकार ने क्या किया है ना, बैन लगा दिया था बहुत पहले ही कि जो ताजमहल के आसपास का एरिया है रेडियस में, उसको क्या करना है, वो इंडस्ट्रीज बंद कर दी, ताकि जो गैसेस निकल रही हैं ना निकल पाए और एटलीस्ट ताजमहल का एरिया बच जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपकी स्किन पे, आपकी जो स्किन होती है ना, त्वचा, वो खराब हो जाएगी। जितना ज्यादा एसिडिक चीजें पड़ेंगी इस पे, त्वचा रफ होती जाएगी। बहुत ज्यादा केसेस में आपको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक, चलें आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कौन सा उपग्रह पूरे देश में टीवी नेटवर्क कार्यक्रमों में प्रसारण में मदद करते हैं। सैटेलाइट जो पूरे एरिया में, पूरे भारत में टीवी नेटवर्क के प्रसारण में मदद करते हैं, इनसैट आईबी, रोहिणी, अरिहंत या इनसैट बीबी। क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो, वैसे अभी इसका आंसर तो क्या होगा, इनसैट आईबी होगा, है ना, इनसैट आईबी होगा। लेकिन अभी आप भारत में देखेंगे बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी गई, तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, कौन सी परत में रखे जाते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो जैसे अगर आप जानते हो कि वायुमंडल की जितनी परतें हैं, तो जो एक परत होती है जिसको हम कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फेयर, तो जो आयन मंडल है उसी में क्या रखी जाती है, आपकी ये सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स होती है तुम्हारी, ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इन सबको लगाया जाता है कहाँ पे, आयन मंडल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि आयन जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये सैटेलाइट काम कैसे करती है, अब जैसे तुमने किसी फोन से, मान लो कोई व्यक्ति है ना, गोलू है, अब गोलू फोन कर रहे हैं, याद रखना कि मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडकास्टिंग, ये जो है संचारण वगैरह, सब जितनी भी सैटेलाइट्स हैं ये सब कैसे काम करती है, एक ही माध्यम से काम करती है। अब मान लो इन्होंने कॉल किया, तो यहाँ से सिग्नल जाता है किस पे, सिग्नल जाएगा सैटेलाइट पे। सैटेलाइट उस डेटा को क्या करेगी, रीड करेगी और वापस जहां पे कनेक्ट करना है वहां से कनेक्ट कर देती है। तो ये सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पे लगती है, सारी आयन मंडल में। दूसरी चीज ये याद रखेंगे कि आयन जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं किस चीज से, क्योंकि देखो ये तीसरी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आपको चौथी लेयर जो देखने को मिलती है वो होती है आयन मंडल। तो जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो, मतलब ये है कि तुम अंतरिक्ष के पास में आ रहे हो, तो ये जो है सूरज की किरणों से बहुत इफेक्ट होता है। कभी कभार होता है ना कि सूरज की जो किरणें होती हैं उससे बहुत ज्यादा तूफान निकलते हैं, वो तूफान बहुत इफेक्ट करते हैं। तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा होता है कि सैटेलाइट्स आपकी खराब हो जाती हैं, गड़बड़ करती है। तो जब सोलर स्टॉर्म होती है तब ये चीजें क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। ये चीजें कॉमन है, याद रखेंगे इसको। ठीक, अच्छा बीच बीच में क्या कहना पड़ेगा तुम लोग को, सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे सभी लोग, और सभी आंसर जो दे रहे हैं बढ़िया से आंसर देते रहेंगे। वेरी वेरी गुड, मजेदार है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई सीजन है फेस्टिवल का, ठीक है, मौज मस्ती भी होती रहनी चाहिए, वरना अगर फेस्टिवल नहीं मनाओगे तो मन में वो रहता ना, ना तुम पढ़ पाओगे ना ही त्योहार मना पाओगे। तो एक काम क्या करो कि भैया ठीक है, जाइए त्योहार थोड़ा मना ले, दोस्तों के साथ बैठ उठ लो, रिश्तेदारी निभा लो, 2-3 घंटा बस बहुत है, लेकिन उसके बाद क्या है, पढ़ाई करना चाहिए। चलें आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिजली पारेषण और नेटवर्क वितरण को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ भारत या फिर आईपीडीएस यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। चले क्वेश्चंस आंसर देते रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम 20 सेकंड का टाइमर लगाएंगे, थोड़ा सा समय मिल जाएगा सोचने के लिए। तो आईपीडीएस स्कीम है कि राष्ट्रीय योजना है, क्या है। देखो अगर ऑप्शंस ही देख रहे हो ना, सारे ऑप्शंस ही देख लो, तो ऑप्शन देख के ही आंसर मिल जाएगा। भाई स्वच्छ भारत किस लिए था, भारत को साफ सफाई रखने के लिए टॉयलेट्स का मिशन शुरू किया गया था कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना जो है आपके खाने से जुड़ी हुई है ना, अन्नपूर्णा योजना खाने से जुड़ी हुई है कि प्रति फैमिली जो है 5 किलो 25 किलो राशन दिया जाता था, तो वो है।
आईपीडीएस आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर है आईपीडीएस की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इसको शुरू किया गया था कब? 2014 में। ठीक है, 2014 में जैसे ही पहली बार सरकार आई थी तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नाम से ही पता चला ना, पावर डेवलपमेंट, तो किस चीज पे फोकस करेंगे? ये पावर, है ना, बिजली पोषण, बिजली को कैसे कैसे अनकनेक्टेड एरियाज में भी भेजें, जैसे कि बहुत सारे आपके गांव वगैरह होंगे जहां पे बिजली नहीं होगी, तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी तार की कनेक्टिविटी वगैरह क्या है, इंप्रूव की गई है, डाला गया है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, आईपीडीएस स्कीम 2014 जुड़ा हुआ है इस चीज से। चलिए अगला सवाल, रोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए रोल्ड गोल्ड आभूषण का एक बड़ा केंद्र है कहां पे? मतलब ये आभूषण इस प्रकार के कहां पे बनते हैं? कानपुर में, बिहार में, मछलीपट्टनम में, या फिर इंदौर में? रोल्ड गोल्ड, गोल्ड, अच्छा वैसे भाई गोल्ड का सीजन है, धनतेरस अभी, धनतेरस में बहुत ज्यादा गोल्ड की बिक्री और चांदी की बिक्री होती है ना, अक्षय तृतीय होता है, तो ये सब भारत के त्योहार भी है ना बिल्कुल खर्चा कराने वाले हैं, कोई ऐसा त्योहार नहीं होता जिसमें खर्चा ना करें। तो एक चीज ये भी ध्यान रखा करें सभी लोग कि जब भी आप ऐसा त्योहार मना रहे हो तो कोशिश ये करो कि अगर आप मना रहे हो, अगर कोई ऐसा है जो अनप्रिविलेज है, जिसके पास नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी मदद करके आप त्योहार को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आंसर तो तुम्हें मिल जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इस चीज का जहां पे ये देखने को मिलता है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर भाई दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो आपकी लेदर टैनरी के लिए, है ना, लेदर की चीजें बनती हैं आपके कानपुर में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वो है कानपुर, तो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, है ना, कॉटन यानी कपास के जो कपड़े हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स, जो फैब्रिक हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र जो पहनते हैं, वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, इंदौर तो नहीं, लेकिन अगर हम पन्ना की बात करें, इंदौर एमपी में है, लेकिन अगर हम बात करें पन्ना की, या हम बात करें पन्ना, सूरत की बात करो जैसे, तो ये सब जो है आपके डायमंड के लिए जाने जाते हैं, डायमंड कटिंग के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली सूरत। इसको डायमंड सिटी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड कटिंग जो होती है, डायमंड की शेपिंग जो होती है, वो सब कहाँ की जाती है? सूरत में की जाती है। ठीक है, और याद रखना कि जितना ज्यादा खूबसूरती से डायमंड को कट किया जाएगा उतना ज्यादा वो चमकेगा। अगर कोई बेकार डायमंड है, कटिंग उसकी खराब की गई है, तो मतलब वो बेकार है, वो किसी काम का डायमंड नहीं रह जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक किताब है द हाउंड ऑफ बास्करविले, है ना, द हाउंड ऑफ बास्करविली, इस किताब के लेखक कौन है? सर आर्थर कैनन डॉयल, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, या नूर बेगम? क्वेश्चन नंबर 9। चलो फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, 20 सेकंड का टाइमर है आपके पास। द हाउंड ऑफ बास्करविली, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? सर आर्थर कैनन डॉयल द्वारा। ठीक है, फेमस किताब है, ऑथर फेमस है, आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो ये किताब का नाम याद रखेंगे। अब जैसे नेल्सन मंडेला की हम बात करें तो इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है ना, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये अफ्रीका के पहले इंडिपेंडेंट अफ्रीका के, स्वतंत्र अफ्रीका के क्या थे? राष्ट्रपति बने, जिन्होंने क्या किया? ब्लैक मतलब कि काले अफ्रीका की जो बात करें हम, क्योंकि देखो वहां पे जो रंग को लेकर के बहुत ज्यादा विभेद था, वो तो जब महात्मा गांधी थे वहां पे तो भी था, तो धीरे 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 चीजें बदलती हैं और नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। और नेल्सन मंडेला की अगर हम किताब की बात करें, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, ऑटोबायोग्राफी इनकी, आत्मकथा है, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखेंगे। महात्मा गांधी वैसे तुम लोग को याद ही होगा, काफी ज्यादा कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं आपको और कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किताब है किसकी? इनकी आत्मकथा है गांधी जी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किताब असलियत में ओरिजिनली कब लिखी गई थी? सॉरी, गुजराती में लिखी गई थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया है किसमें? इंग्लिश भाषा में इसका क्या किया गया है? ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि भारत का पहला मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच में आया था, उसका महत्व क्या था? पंचवर्षीय योजना जो अब नहीं होती है, पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है। क्यों क्यों बंद हो गई भाई? क्योंकि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग, है ना। प्लानिंग कमीशन बनाया करता था, योजना आयोग बनाता था, और योजना आयोग को अब रिप्लेस कर दिया है किसने? नीति आयोग ने। ठीक, पहले क्या है, योजना आयोग हर 5 वर्ष पे बनाता था कि हर 5 सालों में हमें क्या फोकस करना, हमारा टारगेट क्या होगा, सब होगा। लेकिन नीति आयोग कहता है, नीति आयोग के 5 वर्ष नहीं, छोटे छोटे प्लान ना बनाए सीधे 10 साल के, 15 साल के, 25 सालों में हमें क्या करना है। और वो भी प्लान नहीं, ये एक विजन देता है, योजना नहीं बना के देता है, ये एक विजन देता है कि हमें ऐसा होना चाहिए। तो नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें वो अलग है। और अभी फिलहाल सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि योजना आयोग को किस साल पे निरस्त करके नीति आयोग बनाया गया था, किस साल निरस्त करके नीति आयोग बना है। चलो, ये जो सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, इसका टारगेट क्या था कि एग्रीकल्चर होगा, कृषि सिंचाई होगा, इंटरनेट होगा, ग्राम विकास या ग्रामीण विकास, क्या लग रहा है? देखो, उस समय सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे था भाई? एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। इरिगेशन जो कनाल बनाई गई थी ना, उसको क्या मंदिर कहा गया था। डैम्स जो बनाए आपने, इरिगेशन कनाल्स बनाई ना जितनी, उन सबको कहा गया था कि ये कृषि के मंदिर होंगे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भारत का कृषि उस समय बहुत खराब था, एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है 1947 में, जब हम आजाद हुए। 1950 में हमारा क्या बनता है? संविधान बनता है। तो वो चीजें उस समय बहुत खराब थी। तो इंटरनेट तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेट तो हमारा प्लान था ही नहीं, इंटरनेट तो बहुत बाद में आया है अभी। उस समय सबसे ज्यादा फोकस ये था कि भाई खाना दो लोगों को, है ना, उनके पास खाना होना चाहिए अपनी जीवन जीने के लिए। तो खाना कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। कृषि कैसे बेहतर हो सकती है? सिंचाई से हो सकती है। तो पहली चीज तो ये बता दे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो दिया गया था वो किसके मॉडल पे दिया गया था? तो उस मॉडल का नाम याद रखेंगे, हैरड डोमर मॉडल। आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है, ठीक है, याद रखेंगे। पहला 5 ईयर प्लान हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। लीडरशिप किसकी थी? ऑब्वियसली नेहरू जी की लीडरशिप थी, लेकिन मॉडल का नाम क्या है? हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, चलें आगे बढ़ें अगले सवाल पे। गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? मतलब बड़ी बड़ी चीजें तो हमें पता होती है, बड़ी बड़ी चीजें हमें मालूम होती हैं, लेकिन शायद ये आंसर हमें नहीं मालूम होगा कि गुब्बारे का आविष्कार, बलून का इन्वेंशन किसने किया था? नॉर्टन ने, स्मिथ ने, जैक्स एंड जोसेफ ने, या फिर न्यूटन ने? किसने किया था गुब्बारे का आविष्कार? जो सभी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं, आप सभी का बेटा स्वागत है। अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। और देखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। ये कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार 1 लाइनर होते हैं ना, 2 नंबर तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। तो एक बार पढ़ लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल करेक्ट है कि जैक्स एंड जोसेफ जो है, इन्होंने किस चीज की खोज की थी? गुब्बारे की, बलून की खोज की थी। और न्यूटन के अगर जानते ही हो, न्यूटन की हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन जो है, की खोज करी, ग्रेविटेशन की खोज करी थी किसने? न्यूटन ने। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ना न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा होता, मतलब ना उनके सामने एप्पल गिरा होता, ना वो इतनी कहानी बनाते और ना ही फिजिक्स, ना ही साइंस इतनी आगे बढ़ती, ना ही हमें इतना पढ़ाई करना पड़ता है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको साइंस बिल्कुल नहीं पसंद है? वैसे मेरी साइंस की क्लासेस आती हैं, पढ़ लिया करो, उसमें चीजें हम आसानी से पढ़ते हैं, तो बढ़िया से कवर करते हैं उसको तुम लोग। लेकिन अटेंड करो तब तो, आधी चीजें तो तुम्हें पता ही नहीं चलती कि क्लास कब हो रही है। पता कैसे चलेगा? जब सेशन को तुम सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उसमें नोटिफिकेशन ऑन करोगे, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, तब तुम्हें आधी जानकारी मिलेगी ना, वरना कैसे मिलेगी। चलो अगला सवाल कि फाउंटेन पेन का महान कारक, फाउंटेन पेन किसने आविष्कार किया था? ये समझ लो, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? लुई
ई वाटरमैन, स्मिथ, जैक्स एंड जोसेफ या न्यूटन? अगेन क्वेश्चन भले ही तुम्हें पहले ना पता हो, लेकिन ऑप्शन देख करके डेफिनेटली तुम क्या कर लोगे, इसका आंसर दे लोगे आसानी से, है ना। चलो बढ़िया से बता दें, समय भी समाप्त हो रहा है। देखो समय समाप्त हो गया, और समाप्त होते ही आंसर मिल गया बिल्कुल कि 1884 में लुइस ई वाटरमैन ने क्या किया था, फाउंटेन पेन की खोज की थी। इसीलिए आज भी उसको क्या कहा जाता है, वाटर पेन कहते हैं ना, हम वाटर पेन बोलते हैं। इनफैक्ट वाटरमैन के नाम से आज भी एक बड़ा ही बहुत ही महंगा पेन होता है। वो जो फाउंटेन पेन होता है आपका, इंक पेन जो होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल याद रखेंगे कि कैपिलैरिटी का प्रिंसिपल होता है ना, कैपिलैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें जो है इंक धीरे धीरे निब के ऊपर चढ़ती है, धीरे धीरे इंक निब पे चढ़ती है, और तब आप क्या है लिख पाते हैं। मतलब अब पता नहीं तुम लोग के साथ क्या है, क्योंकि तुम लोग तो न्यू जनरेशन के लोग हैं, लेकिन जब हम लोगों ने पेन से लिखना शुरू किया था, मेरी क्लास 5 तक पेंसिल से हम लोग लिखते थे, और क्लास 6 से पेन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जब पेन आया ना, तो हम लोग, हमारी टीचर्स ने बिल्कुल मना किया था कि जो बॉल पॉइंट पेन होता है ना, उससे नहीं लिखोगे तुम लोग। शुरुआत हम लोग की फाउंटेन पेन से हुई थी। मतलब मुझे तो याद है, अब तुम लोग को पता नहीं, मुझे बताना तुम लोग कि भाई तुम लोगों ने फाउंटेन पेन कभी यूज किया है या नहीं। आज के जमाने में तो मुझे दिखता नहीं कि कोई यूज कर रहा है, लेकिन फाउंटेन पेन से जो राइटिंग बनती है ना, वो ज्यादा अच्छी होती है। आजकल तो राइटिंग हम क्या बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेकार जेल पेन है, बट फाउंटेन पेन की बात ही अलग है, और वाटरमैन इसके खोज, इसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ईडन गार्डन प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है, और ये है कहाँ पे ईडन गार्डन? दिल्ली में, गुजरात में, कलकत्ता में या फिर पंजाब में? चलो इसका फटाक से सभी लोग आंसर दे देंगे, क्या आंसर होगा इसका? चलो समय तो हो गया समाप्त, और आंसर क्या मिलेगा, बिल्कुल ईडन गार्डन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कलकत्ता में। ठीक है। अगर हम अपने लखनऊ की बात करें, यूपी में, क्योंकि लखनऊ में ही पहला इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कोई बता सकता है क्या? इकाना, है ना, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के आगे जोड़ करके लिखा गया, वरना वैसे उसे हम क्या बोलते हैं, इकाना स्टेडियम बोलते हैं, जो कि आपकी लखनऊ में दिखाई देता है। कितने लोग हैं जो ऐसे इकाना स्टेडियम जा चुके हैं, या लखनऊ के हो जिन्होंने देखा है, विजिट किया है? क्या आपके शहर में कोई स्टेडियम है? अगर है तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताएं कि कौन सा स्टेडियम आपके शहर में आपको देखने को मिलता है। फटाफट से सब लोग लिख के बता दो। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? चलो स्टेटमेंट पढ़ के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना आखिर ये किसके लिए शुरू की गई थी। चले समय शुरू हो गया है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलो समय हो गया समाप्त, है ना, समय हो गया समाप्त। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? देखो देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कृषि समावेशन, तो जनधन योजना क्या था, इसमें अकाउंट खुलवाए गए थे। किसके अकाउंट खुलवाए गए थे भाई? जिनके पास क्या है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे। तो हमें क्या करना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। पॉलिटिकल इंक्लूजन है नहीं, सोशल इंक्लूजन नहीं है। क्यों? देखो बहुत सारी चीजें, अब जैसे हम अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, मान लो जैसे सरकार की कोई भी नीति चल रही है, कोई भी स्कीम चल रही है सरकार की, तो वो क्या करेगी सरकार, है ना, सरकार क्या करती है, कोशिश ये करती है कि भाई
वो ये करे कि बैंक अकाउंट में सीधा, जैसे आप देखें अभी जो एलपीजी है सब्सिडी आती है, तो सब्सिडी कहाँ आती है, सीधा बैंक में आती है। अब तुम्हारे पास बैंक ही नहीं है, तो बिचौलिए जो हुआ करते थे, मिडिल मैन, वो बहुत ज्यादा पैसे बीच से खा लेते हैं। जो सरकार का पैसा सीधे जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंचता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से सरकार ने सोचा कि हमें सबसे पहले फोकस ये करना पड़ेगा कि हम क्या करें, कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि हम जो भी सेवा दे रहे हैं वो कायदे से जिस तक पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे तो सही। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। भले ही उसके बाद बहुत हर एक स्कीम का देखो अच्छा बुरा दोनों होता है। इस स्कीम में भी बाद में बहुत रिपोर्ट्स आई कि कितने ऐसे अकाउंट है जो नकली खुलवाए गए थे, जो व्यक्ति थे भी नहीं उनके नाम पे अकाउंट खोल दिए गए। क्यों? क्योंकि बैंकों को टारगेट दिया गया था और टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरीके के काम किए। तो अभी भी आज भी ऐसा होता है कि हर एक स्कीम का अच्छाई बुराई है, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जिस मोटिव से उसको शुरू किया गया था, वो स्कीम अच्छी थी। ठीक है, चलो पीएम जनधन योजना, आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की आवश्यकता होती है ना। तो स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो होती है वो किस चीज को किस चीज के लिए हम क्या करती है, इंपोर्ट करती है। ये कुकिंग कोल नहीं है, कोकिंग कोल होता है ये, है ना, कोकिंग कोल होता है, कोकिंग, COKING, कुकिंग नहीं, कोकिंग। बिल्कुल, देखो करेक्ट आंसर है कि ये कोकिंग कोल जो होता है इसी को इंपोर्ट करना पड़ता है भारत को, और भारत के पास वैसे भी कोयला है नहीं, है ना, भारत के पास वैसे भी कोयला है नहीं, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और स्टील प्रोडक्शन में हम बिल्कुल आगे चल रहे हैं। एक समय था जब हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया था और 1 नंबर पे आ गए थे, लेकिन अभी शायद फिर से 2nd नंबर पे है, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं याद है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। तो जो स्टील उत्पादन है हमारे का, भारत का, है ना, वो बहुत आगे है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये चीज याद रखेंगे। भारत में अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले तो है नहीं अपने पास। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रासाइट, ये भी है नहीं। बहुत एक आध दो जगह मिलता है, जम्मू कश्मीर में बहुत छोटे से इलाके में मिलता है, तो एंथ्रासाइट भी है नहीं अपने पास। 2nd नंबर पे आता है आपका बिट्यूमिनस, है ना, बिट्यूमिनस है, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो भारत में मिलता है वो यही मिलता है। 3रे नंबर पे आपको देखने को मिलता है लिग्नाइट, लिग्नाइट आपको मिलता है तमिलनाडु में। और चौथा जो होता है, जो सबसे खराब क्वालिटी होता है, उसे कहते हैं पीट। पीट मतलब बेसिकली एकदम समझ लो बहुत ही घटिया, कोयला भी नहीं होता है, एक प्रकार से वो लकड़ी ही होती है पूरी, तो वो पीट है। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के कोयले क्या करेंगे आप, याद रखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि ओजोन, पृथ्वी की वायुमंडल की ओजोन परत जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? हम ओजोन के लेयर को क्यों बचाते हैं, क्या रीजन है उसका? चले सवाल शुरू, समय शुरू। बताओ, ओजोन की परत पाई कहां जाती है, सबसे पहले तो ये बताएंगे। ओजोन की परत जो है पाई कहां जाती है, ये बता दें। ओजोन की परत हमारे समताप मंडल में मिलती है, कहां पे, समताप मंडल में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है। अब इसका काम क्या है कि ये क्या करती है, हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या करती है, बचाव करती है। ठीक है, क्या करती है, हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। अच्छा, ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि क्या लिखा हुआ है। यू 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 भाई, यूवी अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणें, है ना, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट जो विकिरणें आती हैं वो कहाँ से आती हैं, सूरज से आती हैं, और उसी से हमें क्या करती है, हमारी समताप मंडल की जो ये लेयर है जिसमें ओजोन पाई जाती है लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वो प्रोटेक्ट करती है। अब होता क्या है कि ओजोन नष्ट कैसे हो रही है, ओजोन नष्ट होती है आपके CFC से, स्पेशली अगर हम बात करें क्लोरीन से। और ये क्लोरीन वगैरह CFC ये क्या है, CFC कहाँ से निकलता है, ये जो आप AC इस्तेमाल करते हो, कूलेंट इस्तेमाल करते हो ना, कोई भी ऐसा जो शीतलक के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो उद्योग में,
वो सब क्या करती हैं, क्लोरीन रिलीज करती है, और क्लोरीन की वजह से क्या होता है, आपकी जो पूरा एटमॉस्फेयर का ओजोन है वो धीरे धीरे क्या है, कम होने लगता है। आपने सुना भी होगा ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन होल के बारे में। तो ओजोन होल क्या चीज थी, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का जो द्वीप है ना, महाद्वीप अंटार्कटिका का, वहां पे ओजोन होल बहुत ज्यादा देखने को मिला था। हालांकि अब ये जो है चीजें बेहतर होने लगी, क्यों, क्योंकि सीएफसी को, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब जो है अलग अलग वैश्विक स्तर पे संगठन बने, संस्थाएं बनी, जिन्होंने क्या किया, सेशंस करे, जिससे जो है एक कहते हैं ना, रोक लगाई गई चीजों पे, और ओजोन होल को जो है अब बेहतर कर लिया गया पहले से। अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें हम तक आती रही तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन कैंसर हो सकती है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है सीधे, और साथ ही साथ कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा हो सकती है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सभी को सेशन पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है ना, तो सेशन को क्या कर लो, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, लाइक शेयर कर देंगे। चले आगे बढ़े अगले सवाल पे, कि भारत में पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये जो कोड है, जोन की संख्या कितनी है, भारत में पिन कोड की संख्या कितनी होती है, जोन्स कितने हैं। ओके, शायद ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पता होगा। चलो, करेक्ट आंसर है 9। जो 8 जोन्स हैं वो आपके नॉर्मल हैं, है ना, 8 जोन्स है वो नॉर्मल है, जैसे जो पूरे भारत के लोग हैं उन सबके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक जोन जो है वो आर्मी के लिए रिजर्व्ड है ना, एक जोन जो है वो केवल आर्मी पर्सनल्स के लिए है, और बाकी 8 जो जोन है वो पूरे भारत के लिए क्या किए गए हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पिन का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पोस्टल इंडेक्स नंबर। यहां से ही एक बात और मुझे याद आ गई, वो ये है कि आपको पता है क्या, कि भारत का एक लौता, है ना, भारत का एक लौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पे है, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहां पर है, पता है क्या, पता है किसी को। देखो, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको मिलता है डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। कहां पे, डल लेक में। तो इकलौता फ्लोटिंग पोस्टल है। फोटोज डाल के देखना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने तो सामने से देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीजें देख करके। तो पहला फ्लोटिंग जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो है डल लेक में, श्रीनगर में। ठीक है, चलो बढ़िया है, बढ़े आगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है कि 5 सितंबर को किसकी स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप टीचर्स डे विश तो करते हो, पर पता नहीं तुम्हें ये मालूम भी है कि नहीं कि टीचर्स डे किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो, बिल्कुल है, जो अपने भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके उपलक्ष्य में इनके बर्थडे को हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी को तुम जानते हो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन हम स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल 31 अक्टूबर, है ना, सरदार पटेल 31 अक्टूबर, ये क्या बनाया जाता है आपका, नेशनल यूनिटी डे। क्या बनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस। मनाते नहीं मनाते, क्यों एकता दिवस क्यों मनाया जाता है भाई सरदार पटेल के लिए। आयरन मैन भी कहा जाता है इनको, है ना, लौह पुरुष कहा जाता है इनको, आयरन मैन, लौह पुरुष। क्यों, देखो पहली चीज, इनको यूनिटी के लिए इसलिए जाना जाता है, रीजन ये है यूनिटी के लिए, और वैसे भी ठीक है,
हाँ जी, हाँ, तो यूनिटी की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय एकता जो है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब जब हम भारत आजाद हुआ है ना, तो बहुत छोटे छोटे राज्य थे। आपको क्या लग रहा है ये यूपी एमपी सब एक जैसा था? नहीं था, वो धीरे धीरे बना है। पर बहुत सारे, जब आजाद हुआ है भारत, तो एक तो इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। बीच में कुछ रियासतें ऐसी थी, कुछ देसी रियासतें थी, जिनके पास ऑप्शन था कि वो क्या करें, इंडिपेंडेंट रहें। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो उन सबकी सभ्यताओं को क्या करना था, उन सबके रीजन्स को हमें क्या करना था, एकजुट करना था। और उसमें सबसे बड़ा रोल निभाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो इसलिए जो है सरदार पटेल की जो जयंती है, इसको हम कहते हैं 31 अक्टूबर का नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसे हम क्या करते हैं, जाना जाता है। और कल ही था ये, है ना, कल ही था। तो आई थिंक आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे भी होंगे, इसके जो हम लोग डाले हैं देखे ही होंगे। चलें खैर आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में आमतौर पर कार्बन संख्या वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है कितना? मतलब जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं देखने को मिले, अगर हम केरोसिन की बात करें तो कितना मिलेगा आपको? चले जल्दी से इसका आंसर बता दें। बिल्कुल, देखो करेक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें C12 से C16। ठीक है, C12 से C16 जो है हाइड्रोकार्बन है वो आपको केरोसिन में देखने को मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन। चले अगला सवाल कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ राजस्थान या फिर बैंक ऑफ पंजाब, कौन सा भारत का सबसे पहला बैंक था? भारत का पहला बैंक। अब देखो यहाँ पे शब्द कुछ नहीं लिखा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया था, कि आजादी के बाद, कि आजादी के पहले, कि अंग्रेजों के आने से पहले, ये सब कुछ नहीं लिखा है। सिंपल शब्द पूछा गया है कि पहला बैंक कौन सा था, फर्स्ट बैंक इंडिया का कौन सा था। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब ये बैंक बनाया कब गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में, है ना, 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया है। तो उसी के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लेकिन ये बैंक बना है कब? 1770 में। और इसके ऑपरेशंस जो शुरू हुए हैं वो लगभग 73 के आसपास ही शुरू हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो 1770 में इसको बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। लेकिन उस समय ना ये जो बैंक वगैरह बन रहे थे ये केवल केवल मर्चेंट्स के लिए थे। मतलब जो लोग यहाँ आकर के ट्रेड कर रहे थे ये उनके लिए बनाए गए थे। बाकी अलग से ना हिंदुस्तानियों के लिए थे, ना ही यहाँ के किसी राजा के लिए थे, कुछ नहीं। तो ये बैंक ना बहुत ज्यादा ऑपरेट कर नहीं पाया था। मतलब बैंक का देखो किसी भी संस्था का प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगी, सीधी बात है। तो 1770 में इन्होंने बनाया तो सही, लेकिन लगभग 1832 के आसपास क्या है, ये ऑपरेशंस इसने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा था, मर्चेंट्स इनसे डील कर नहीं रहे थे, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को क्या कर दिया गया, फिर फाइनली बंद कर दिया गया। ठीक, तो बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाता है कब? आपका बैंक ऑफ 1832 में। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ या फिर केशव कुमार? क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब था? अभी मैंने बताया था तुमको 1935, है ना, 1934 का अधिनियम आया था और 1935 में इसको बनाया गया था। तो जो आंसर है वो आंसर है बिल्कुल करेक्ट कि ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ना, श्री ऑसबॉर्न स्मिथ, इन्होंने ये पहले गवर्नर थे किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलो
इसके आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, हम चाहते हैं कि सभी लोग एक बार पहले सेशन को बढ़िया से लाइक शेयर कर देंगे, और लाइक शेयर करने के बाद ही क्या होगा, सेशन आपका आगे बढ़ेगा। चलो जल्दी से सभी लोग एक बार फटाक से लाइक शेयर कर दो और आगे बढ़े सेशन में। चलें जल्दी से, कितना ही समय लगता है ना, फटाफट से भाई सेशन को लाइक शेयर कर दो बढ़िया से। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। अभी हमने क्या देखा, अभी पूछा गया था आपसे गवर्नर, खाली गवर्नर, भारतीय नहीं जोड़ा गया था। अब पूछा गया है कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। चले सवाल आंसर करें। देखो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको कि पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। अब ऐसा है ना कि इनका एसोसिएशन बैंक से हमेशा से था, मतलब जब 1934 में बैंक बना है ना, तब से ही ये एक तरीके से 1939 में जो है 39 में करीब एज अ क्लर्क इन्होंने ज्वाइन किया था, और धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर 1941 में 41 में जाकर के ये डेप्टी गवर्नर बनते हैं, और फिर आगे जाके क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। तो ये भारत के आजादी के पहले की बात हो रही है। ठीक है, आजादी के पहले की बात हो रही है। अभी इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो इस समय जो श्री शक्तिकांत दास है ना, श्री शक्तिकांत दास वो है प्रेजेंट गवर्नर। अगर आपसे हम सवाल पूछें कि पहली महिला फीमेल गवर्नर आरबीआई की कौन थी, क्योंकि ये सब सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, महिलाओं पे स्पेशली ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो 2003 में पहली महिला जो गवर्नर बनी थी वो कौन थी, डेप्यूटी गवर्नर थी केजी उदेशी। हाँ, केजे उदेशी, केजे उदेसी। ये 2003 में, डेप्यूटी गवर्नर तो काफी सारे रहे हैं, तो 2003 में केजी उदेसी जो थी, केजे उदेसी, ये रही थी पहली महिला गवर्नर किसकी, बैंक की। ठीक है, चले क्लियर है बात। आगे बढ़ो, अगले सवाल पे बढ़ो। पहला ऐसा बैंक जिसने भारत में एटीएम इंट्रोड्यूस किया था, भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था, एसबीआई, बैंक ऑफ पंजाब, एचएसबीसी या एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 23। देखो करेक्ट आंसर क्या है आपका, एचएसबीसी। 1987 में इन्होंने मुंबई में अपना पहला एटीएम लगाया था, और धीरे धीरे एटीएम, देखो पहले एटीएम नहीं था, हम पर्ची लेकर के जाते थे बैंक में और पैसा विड्रॉ करते थे, फिर एटीएम आया, और अब तो डिजिटल मीडियम आ गया भाई। अब तो पेमेंट भी हम क्या डिजिटली कर रहे हैं, भीम है, यूपीआई है, गए तुरंत स्कैन किया, पेमेंट हो गई। तो लेकिन एचएसबीसी ने 1987 में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ एटीएम भारत में पहली बार शुरू किया गया था। एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो हांगकांग एंड शांघाई बैंकिंग, है ना, हांगकांग एंड शांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये है एचएसबीसी का फुल फॉर्म। एक प्राइवेट बैंक है, ऑब्वियसली बात है ना, निजी बैंक से। बाकी जो ये आपको दोनों बैंक दिखाई दे रहे हैं, एसबीआई या पंजाब बैंक जो था, अब तो पंजाब मर्ज हो गया है, तो ये दोनों ही क्या है आपके नेशनल बैंक से, सरकारी बैंक से। बाकी एक्सिस क्या है, एक्सिस आपका निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दुनिया में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था। अभी तो भारत में कहा है ना, भारत में बताया, अब कह रहा है कि इंडिया, सॉरी पूरे वर्ल्ड में कौन था, सबसे पहले वर्ल्ड में कब शुरू हुआ है। देखो आंसर वैसे तुम लोग समझ ही गए होगे, क्योंकि मैंने जानबूझ के आंसर लिख दिया था ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो ना तो वो चीजें आपको याद आ जाए। अच्छा, जब हम ये पीडीएफ आपको शेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आंसर अभी से नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो हम अलग से एक आंसर का पीडीएफ इसमें लगा करके आपको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखा करें कि जब भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको साथ में नोट डाउन करते रहा करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बैंक ऑफ बार्कलेज जो है 1967 में उसने कहा किया था, लंदन में सबसे पहला एटीएम शुरू किया था। फिर भी सोचो भारत में आते आते कितना समय लग गया, है ना, 20 साल का समय लग गया, कि लंदन में 20 साल पहले चीजें शुरू हो चुकी हैं, अब यहाँ पे आई हैं। अब
इसीलिए ना हम अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री, अभी भी हम पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना डेवलपमेंट, वो आधी ज्यादा चीजों पे, बेकार चीजों पे जाता है। हम लड़ाई करने में बिजी रहते हैं, हम डेवलपमेंट फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान ही करने में लगे रहते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक, खैर चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे, कि पहला ऐसा बैंक जिसने बचत बैंक शुरू किया था, पहला ऐसा बैंक जिसने सेविंग बैंक की शुरुआत की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल आंसर क्या करेक्ट है कि जो 1830 में प्रेसिडेंसी बैंक था, है ना, अभी हमने आपको प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में बताया था ना कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास वाले, ये तीनों मर्ज होते हैं, एक प्रेसिडेंसी बैंक बन जाता है। तो 1830 में पहला सेविंग बैंक जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं मैम, यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, तो एक थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ब्रेक ऐसा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि हमारा जो है यूपी ट्रिपल एससी का एएनएम का बैच स्टार्ट हो चुका है ना। 28 अक्टूबर आप देख रहे हो, शक्ति बैच जो है इसकी शुरुआत थी एएनएम की, और एएनएम क्या है, लगभग 5200 के आसपास ये वैकेंसी है, तो ये बैच आप ले सकते हो। इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, डिटेल में सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी तो हम यूट्यूब पे क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे लगातार खाली वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपकी एमसीक्यू बेस्ड होती है। उसी तरीके से अगर आप एसएससी जीडी की बात करोगे, तो एसएससी जीडी का भी बैच जो है वो इसी पे बेस्ड है कि हम डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे। तो अगर आपने बैच अब तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिएगा। Y968 मेरा कोड है, उसको इस्तेमाल करके परचेज करोगे तो सस्ता पड़ जाएगा। अभी हमारे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, तो देखो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच चल रहा है हमारा, एसएससी जीडी का चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का बैच चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के बैच चल रहे हैं। तो ये सारे बैचेस आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये सारे के सारे बैचेस तुमको मिल जाएंगे हमारे अड्डा की वेबसाइट पे, या फिर जाओगे अगर एप्लीकेशन पे डाउनलोड करोगे यूपी में आपको ये सारे बैचेस आपको हमारे देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये बैच परचेज कर लिया है या सोच रहे हैं कि हम ये जो है बैचेस ज्वाइन कर लें, कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? चलो बताओ भाई जल्दी से, चलो बढ़ो आगे। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था? चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था? चलो जल्दी से आंसर करो। देखो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1784 में बंगाल बैंक जो था, बंगाल बैंक कब, 1784 में जो इंट्रोड्यूस करा था, जिसने क्या, चेक सिस्टम। अच्छा चेक सिस्टम क्या होता है, अभी भी क्या है, एक सेंट्रल चेक होता है ना, मतलब जैसे तुमने चेक बुक साइन करके दे दी, एक चेक साइन करके दिया, वो आप जिसको देते हो वो उस बैंक में जाता है, लगाता है, फिर वो एक पूरा सेंट्रल सिस्टम बना होता है कि अच्छा आपका अकाउंट नंबर है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किस में ट्रांसफर होना है। तो यार ये सारी चीजें आपको क्या है, चेक प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। देखो ये सवाल मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीके जीएस में इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं मिस आउट रह जाती है, तो आज मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए हैं ताकि आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो बताओ भाई कि फर्स्ट बैंक जिसने इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी वो कौन सा था? आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसने शुरू किया? समय ज्यादा नहीं है, वेस्ट नहीं करना है समय को, बिल्कुल सभी लोग आंसर देते रहेंगे। देखो एक चीज याद रखना कि जब भी भारत में कुछ नई चीज आती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो भारत ने शुरू किया है या ऐसा कुछ है। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सीखते हैं। तो ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ना,
आईसीआईसीआई बैंक ने जो है सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी, और ये क्या है, एक आपका निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है जिसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक ने जो शुरू किया इंटरनेट बैंकिंग वो है आईसीआईसीआई बैंक। वहां से फिर चीजें इंप्रूव होती हैं, सीखते हैं, और तब वो चीजें आगे बढ़ती हैं। अगला सवाल कि म्यूचुअल फंड, है ना, जो ऐड भी आता है आजकल की, म्यूचुअल फंड सही है ना, म्यूचुअल फंड है सही, वैसे सही चीज है। तो म्यूचुअल फंड पूछ रहा है कि शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, एसबीआई, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने शुरू किया म्यूचुअल फंड को? देखो करेक्ट आंसर है बिल्कुल कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी। अब देखो ये फंड होता क्या, म्यूचुअल फंड, जैसे तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो ना, तो आप किसी ऐसा वॉलेटाइल है कि आपने किसी के शेयर खरीदे, वो क्या हो सकते हैं, लॉस में जा सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि वो आपने जैसे अपना 10 रुपए मान लो, ऐसे 10-10 करके कई लोगों ने क्या किया, पैसा लगाया, तो एक फंड पूरा क्रिएट हो जाता है। और ये फंड एक जगह पे नहीं, कई जगह पे पैसे लगाते हैं, है ना। अगर मान लो ये 10-12 जगहों पे पैसे लगा रहे हैं, तो अगर 2 जगह पे नुकसान हो रहा है तो 10 जगह पे फायदा हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। और वही प्रॉफिट जो है जितने भी लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा उन सब में क्या किया जाता है, उसका वितरण कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है उसके पैसे को। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े हैं अगले सवाल पे कि भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसने की थी? क्रेडिट कार्ड, 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं ना, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। तो पूछ रहा है कि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसने की थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्स्ट बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको कि 2 प्रकार के बैंक कार्ड्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो ये दोनों बैंकों के जो कार्ड्स हैं ये कैसे काम करते हैं? देखो, तो क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपके पास पैसा है नहीं, लेकिन आप क्या करें, क्रेडिट ले करके उसको खर्चा कर रहे हैं, है ना। पैसा है नहीं, लेकिन आपने क्या किया, कहीं से बैंक आपको क्या करता है, एक तरीके का लोन दे देता है और आप क्या कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, बाद में आपको इसका इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। डेबिट कार्ड वो होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और इसी अकाउंट से आप क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल है, बस ये कि खर्चा आप कैसे कर रहे हो, कैश ना निकाल करके आप कार्ड से स्वाइप कर देते हो। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क समझ में आ गया। तो सबसे पहला बैंक जिसने जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी वो आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी, कहां पे, भारत में की थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे कि भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा है? यूनिवर्सल बैंक मतलब, अब ये बैंक क्या होता है, यूनिवर्सल बैंक मतलब ये हर तरीके की सुविधाएं देता है आपको, हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं। मतलब अकाउंट खोलना हो, अकाउंट में आपको डीमैट अकाउंट चाहिए कि शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, आपको सेविंग करनी है, फिक्स डिपॉजिट्स करने हैं, तो यूनिवर्सल सारी सेवाओं को प्रदान करता है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हो। तो वो सारी सेवाओं प्रदान करने वाला जो पहला यूनिवर्सल बैंक भारत में बना था वो कौन सा था? चलो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, देखो करेक्ट आंसर क्या है आपका, आईसीआईसीआई बैंक जो है, अगेन इसने क्या किया है, सबसे पहले पहला यूनिवर्सल बैंक जिसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक बातें? बढ़ें आगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन बैचेस को ले सकते हो। कहाँ से मिल जाएंगे ये बैचेस आपको? ये मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट से, और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये नए बैचेस हैं। और इन नए बैचेस में क्या हो रहा है भाई, आपके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं? पहली चीज तो देखो, आपका क्या होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यूट्यूब पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे,
आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, कस्टमर केयर मिल जाता है, टीचर्स से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो, पीडीएफ अपलोड्स हो जाती हैं तुरंत की तुरंत, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो और ये कोई बैच बहुत महंगे नहीं है, 500-600 रुपए तुम खर्च नहीं कर सकते। और 500-600 रुपए हम ऐसा नहीं कि एक महीने का मांग रहे हैं, ये पूरे साल का है, 9 मंथ्स का, 11 मंथ्स का, पूरे पूरे साल के लिए ये बैचेस आपके वैलिड होते हैं। ये बैचेस आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो कूपन कोड इस्तेमाल करना है, वो कूपन कोड क्या करना है आपको, Y968, ये सब कैपिटल में लिखोगे, है ना, Y968। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड लगा के डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वैसे भी त्योहारों में होता है, हर जगह पे डिस्काउंट मिल रहा होता है, हर चीज़ें पे आसानी से चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैंने भी सोचा कि डिस्काउंट वाला जो सिस्टम है वो अभी आपको बता देते हैं, ताकि आप जो है बैचेस अगर लेना चाहो तो आसानी से इन बैचेस को क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से बैंकिंग का है कि देश के बाहर खोला गया पहला इंडियन बैंक जो था वो कौन सा था। देश के बाहर खोला गया सबसे पहला इंडियन बैंक जो था वो कौन सा था। हाँ जी, तो पहला इंडियन बैंक जो खोला गया था वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। 1946 में बैंक ऑफ इंडिया खोला गया है, कहाँ पे, लंदन में। तो पहला इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के नाम से लंदन में। अगला सवाल, भारत में पहला विदेशी बैंक। अभी देखो भारत, हम बात करें अगर पूरे स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आरबीआई होता है ना, आरबीआई के नीचे दो प्रकार के बैंक्स होते हैं। एक होते हैं पब्लिक बैंक, जिसमें सरकारी बैंक जिसे आप कहते हो, और दूसरे क्या होते हैं, आपके निजी बैंक्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, इसके अलावा एक और बैंकिंग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय या फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, है ना, फॉरेन बैंक होते हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये फॉरेन बैंक है तो ये आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी बैंकिंग है, अगर वो भारत में आ रही है तो उसको आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो अब बताओ कि सबसे पहला जो फॉरेन बैंक भारत में खोला गया था वो कौन सा था। अभी देखो 5 से 10 क्वेश्चन, तुमको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बैंकिंग के हैं। लग रहा होगा ना कि अरे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन ये एक एक नंबर के, मतलब एक एक क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें एक साथ मिल गए, है ना। अब चाहो तो क्या करो, इतने क्वेश्चन का सेट बना के अलग से रख लो और हेडिंग डाल दो उसको बैंकिंग की, तो तुम्हें कम से कम 10-12 लाइनें मिल जाएंगी एक साथ, जिसपे आप आंसर तो कर पाओगे एक साथ बैंकिंग के क्वेश्चन अगर आ गए आपसे तो, है ना। चलो करेक्ट आंसर है कि ये जो फ्रांस में है, 1860 फ्रांस का जो बैंक है, कॉम्प्टोर डी एस्कॉम्प्टे, ये जो बैंक है ये पहली बार क्या खोला गया था, भारत में पहला फॉरेन बैंक। अगला कि आईएसओ, पहला इंडियन बैंक जिसे आईएसओ की जो स्टैंडर्ड है वो प्राप्त हुई थी, वो क्या है। आईएसओ क्या है, मानक होता है ना, जैसे मानक, तो आईएसओ का मानक आप देखते हो, तो ये मानक मिलने वाला पहला बैंक कौन सा था, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। मानक देखो अलग अलग चीजों के मानक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बीआईएस की, तो बीआईएस हॉलमार्क देखा होगा ना, ये जेवर वगैरह पे लग के आता है कि कितना जेवर कितना प्योर है ना, कोई भी जेवर कितना प्योर है कितना सही है, वो क्या है, बीआईएस हॉलमार्क बताता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, एजी मार्क आता है कि खाद्य पदार्थ जो आपके होते हैं एग्रीकल्चर के, कृषि बेस्ड जो खाद्य पदार्थ हैं वो कितने सही हैं, वो एजी मार्क लगा के बताता है। एजी मार्क देता कौन है, जैसे FSSAI आपने पढ़ा होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, खाने की चीजों पे मार्क लगा के देते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हम पर्यावरण सुरक्षित चीजों की बात करें तो उनपे लगा होता है क्या, इको मार्क,
तो इको मार्क का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण से क्या है वो सुरक्षित है, मतलब पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक, उसी तरीके से आईएसओ है कि अलग अलग प्रकार की वो मानक देता है। तो अगर बैंकिंग की हम बात करें तो सबसे पहला बैंक जिसको आईएसओ मानक मिला था वो था आपका कैनरा बैंक। ठीक है, तो कैनरा बैंक जो था इसको सबसे पहले आईएसओ मिला था। क्लियर है बात? चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे। भारत में पहला महिला कर्मचारी बैंक कौन सा था? फर्स्ट विमेन एम्प्लॉयज बैंक, जिसमें महिलाओं को पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट दिया गया था, मतलब वर्कर्स भी महिलाएं थी, अकाउंट भी किसके खुल रहे थे? महिलाओं के खुल रहे थे, मैनेजर भी महिला थी, सब कुछ थी। तो कौन सा बैंक था वो? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय महिला बैंक जो था वो एसबीआई में क्या हो गया? मर्ज हो गया है ना। तो भारतीय महिला बैंक ही पहला महिला बैंक था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, फिर ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा अलग से अलग बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, जो बैंक है वो बेहतर तरीके से ही सारी महिलाओं की जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे मतलब बैंक सरकार को ऐसा लगा कि अलग से किसी बैंक को करने की जरूरत नहीं है, तो भारतीय महिला बैंक को भी किसमें फाइनली जो है एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है ना। एसबीआई में उसको क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर भारत का कब्जा है? अब थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से हटके आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कितना एरिया इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है विश्व स्तर पे? हम्म, देखो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो इंडिया आता कितने नंबर पे है? 7वें स्थान पे आता है ना, 7वें नंबर पे आता है। और अगर हम पूरे क्षेत्रफल का परसेंटेज देखें विश्व के हिसाब से तो आंसर आपको क्या मिलेगा? लगभग 2.4%। तो हमारी जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे विश्व का। और भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ी कंट्री है ना क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी देखने को मिलती है। मैंने आपको टॉप 10 लिस्ट पूरी दिखाई हुई है, पढ़ाई हुई है, बता दो एटलीस्ट टॉप कंट्री तो बता सकते हो ना, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? चलो बताओ जल्दी से। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल है कि गैट निम्नलिखित में से किस वर्ष में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे हम गैट कहते हैं, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में कब आया था? और गैट किस चीज से संबंधित है, क्या कोई बता सकता है? मतलब इसके बाद कौन सी संस्था बनी थी? गैट के बाद कौन सी संस्था बनी थी? देखो अगर हम गैट की बात करें तो ये बना कब है? 1948 में। ठीक है, 1948 में गैट बनाया गया था। अब गैट क्या था? अब देखो जैसे आईएमएफ है आपका, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया, है ना, विश्व व्यापार संगठन। तो ये दोनों तो पहले बन गए है ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपके बन गए जो आपकी मौद्रिक स्थिति को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के एक एक कॉमन समझौता होने ही नहीं पाया। तो ये जो जनरल अग्रीमेंट है ना, ये एक तरीके से बनाया गया कि ठीक है आप चीजें क्या करें, चीजों पे चर्चा करें, डिस्कशन करें। और ये डिस्कशन कब तक चलता रहा? 1995 तक। अलग अलग राउंड्स हुए, उरुग्वे राउंड्स हुए, नायरोबी राउंड्स हुए, बहुत सारे राउंड्स हुए, और 1995 में फाइनली क्या बनता है? आपका विश्व व्यापार संगठन। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि गैट जो है, आखिर गैट के बाद कौन सी संस्था बनी है, तो गैट से पहले, मतलब सॉरी, डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था? गैट था। और गैट के बाद आता है डब्ल्यूटीओ। 1995 में विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया था। अब अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो एचक्यू यानी मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा डब्ल्यूटीओ का? तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पे? जिनीवा में। जिनीवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको किसका मिलता है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। याद रखना इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स।
क्यों? क्योंकि ये ब्रेटन वुड अग्रीमेंट के बाद ही ये बने थे, तो ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इनको। अब आप मुझे दोनों का स्थापना दिवस और इनका मुख्यालय कहाँ पर है जल्दी से कमेंट करके बता के आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। और सेशन को एक बार लाइक शेयर तो कर दो, मतलब तुम लोग बैठे रहते हो, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस मेहनत को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो साथ में साथ क्या करना है, लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है और सेशन को लाइक शेयर भी करते रहना है, ठीक है। चले आगे बढ़े अगले सवाल पे कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, मतलब हमारे में खून कितना होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या 6 लीटर, कितना खून होता है हमारे अंदर, है ना? जितना खून होगा उतना ही खून चूसा जाएगा हमारा, होता है नहीं होता है? जितना ज्यादा खून उतना ही ज्यादा खून तुम्हारा चूसा जाएगा। और आजकल तो मच्छर भी बहुत हैं, मच्छर हमारा खून भी चूस रहे हैं। और कुछ लोग भी होते हैं जो खून चूसते हैं ना, होता है नहीं होता है? आपकी लाइफ में है क्या ऐसे लोग जो खून चूस लेते हैं, बिल्कुल दिमाग एनर्जी चूस लेते हैं? होते हैं, बिल्कुल। करेक्ट आंसर है 5 लीटर, लगभग जो है 5 लीटर का खून होता है हमारी बॉडी में। और ये चीजें क्या होती हैं, खून बार बार बनता भी रहता है, तो एक अच्छा खून है वो रहेगा बार बार। आरबीसी जो है आपकी, अच्छा खून बेसिकली है क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लाल रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरी जो आपको देखने को मिलती है वो होती है प्लेटलेट्स, ये आपको देखने को मिलेगी। इससे खून का रंग आता है ना? खून का रंग लाल रंग का जो आएगा वो आरबीसी की वजह से आएगा, और ये इसलिए होती है कि आपकी इम्यूनिटी देती है। मतलब अगर इम्यूनिटी क्या मतलब, एंटीबॉडी समझ लो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाती है। इम्यूनिटी तो गलत शब्द है, एंटीबॉडी बेटर है कि एंटीबॉडी के लिए क्या होती है, डब्ल्यूबीसी काम आती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है, आरबीसी से होता है, और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी होती है, प्लेटलेट्स भी आपकी क्या होती है। और ये सब, ये तीनों किस चीज में, किस माध्यम में होती हैं, सीरम में होती हैं। यानी खून तो होता है, खून में पानी तो है, पानी के साथ साथ जो पूरा जो द्रव्य होता है, जो लिक्विड मटेरियल है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रक्त समूहों के वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? द क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप किसे दिया जाता है? विलियम हार्वी, के लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक या जेड जैनसन? देखो करेक्ट आंसर है के लैंडस्टीनर को जो है श्रेय दिया जाता है, किस चीज के लिए, रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, ए बी, ए बी और ओ, है ना। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है किसका, आर एच फैक्टर का। आर एच फैक्टर अगर ए पॉजिटिव है या अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो जाता है, ए नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव मिलेगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव मिलेगा, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव मिलेगा। अब इसमें से एक खून ऐसा है, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रिसिपिएंट है। ये खून किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। और अगर हम डोनर की बात करें तो देने वाला, है ना, ओ ब्लड ग्रुप है आपका, जो डोनेट कर सकता है किसी को भी खून, देने की क्षमता किसके पास है, ओ की है। देखो पहली चीज ये याद रखना कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि जब किसी और का ब्लड ग्रुप, जैसे अगर मान लो ओ है तो बहुत मजबूरी में ओ ब्लड ग्रुप जो है चढ़ाया जाएगा। हमेशा कोशिश ये होती है कि अगर ए है तो ए ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए, कहीं से भी अरेंज करके लेकर के आए। अब होता क्या है कि अगर किसी और मतलब जैसे आपका ए पॉजिटिव है, आपने बी चढ़ा दिया, तो तुरंत आपकी बॉडी के लिए वो क्या होगा, एक अटैक होगा। बॉडी को सोचेगा ये क्या चीज, हमें कोई फॉरेन चीज है जो हमें अटैक कर रही है, तो बॉडी तुरंत क्या करना शुरू कर देगी, अटैक करना शुरू करेगी, और आपकी हेमरेजिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, और तुरंत ही इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड ग्रुप मैच करके खून चढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंसान की तुरंत डेथ होती है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्लूरेसी एक बीमारी है ना। इस बीमारी में शरीर का कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है, जोड़, फेफड़े, यकृत या फिर गला? प्लूरेसी।
हाँ जी, प्लूरिसी बीमारी कभी सुनी है किसी ने? प्लूरिसी की बीमारी जो होती है, देखो इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आपका, सॉरी माय मिस्टेक, वो अंग प्रभावित होता है लंग। जो आपके फेफड़े होते हैं ना, ये प्रभावित हो जाते हैं। फेफड़े पे एक कवरिंग होती है पूरी बाहर, उसमें क्या हो जाता है, पस पड़ जाता है, या उसमें जो है ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब उसमें रैशेज आ जाते हैं। और तब जो है, अब ये प्रॉब्लम किसी वजह से भी हो सकता है किसी नॉर्मल फ्लू की वजह से रहा हो, या अंडरलाइन कोई कंडीशन है, अस्थमा वगैरह रहा हो, तो उससे चीजें खराब हो जाती हैं। तो जो लंग्स है ना, लंग की पूरी कैविटी जो है, जो आपके फेफड़े होते हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलती है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बढ़े अगले सवाल पे कि अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है ये? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो अनहैप्पी इंडिया जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका लाला लाजपत राय, है ना। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की किताब है। बाल गंगाधर तिलक की किताबों का तो शायद मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन न्यूज़पेपर मुझे याद है, हम वो बता देते हैं आपको जल्दी से कि न्यूज़पेपर है एक तो केसरी, है ना, एक पेपर है केसरी और दूसरा है महारत्ता। तो ये पेपर्स भी बहुत फेमस हुए थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। साथ ही साथ इन्होंने जो है कुछ इंडो आर्यंस की जो आने की पूरी सीक्वेंस थी, उस पर भी कुछ किताबें लिखी हुई थी, तो वो किताबें हैं बिल्कुल लिखी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो डिवाइडेड इंडिया एक बहुत ही फेमस किताब है इनकी जो पब्लिश हुई थी। तो डिवाइडेड इंडिया ये किताब लिखी गई है। ठीक, कुछ और किताबें अगर आप लिखना चाहें, जैसे नेहरू जी की अगर किताब की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किताब तुम्हें देखने को मिल जाएगी किस चीज की? नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिलेगी। महात्मा गांधी की किताब अभी हमने देखी है ना, देखी। तो कुछ ऐसी ही किताबें हैं जो लीडर्स की आपके इंपॉर्टेंट होती है, उनसे जुड़े हुए सवाल आते रहते हैं और बहुत कॉमन आते हैं, मतलब ये किताबें ना यही कॉमन चलती रहती है। अब इसी हिसाब से अगर हम बात करें जैसे दादा भाई नारोजी की, तो दादा भाई नारोजी की किताब का नाम कोई बता सकता है? बहुत फेमस किताब है, और समझ लो पूरी अंग्रेजों का जो काला चिट्ठा था वो इसी किताब में इन्होंने खोल के रख दिया था। तो दादा भाई नारोजी की कौन सी किताब थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसकी? दादा भाई नारोजी की किताब। अगला सवाल, 1991 में हुए पहले एशियाई खेलों का आयोजन स्थल क्या था? पहला जो स्थल था आयोजन का वो कहाँ किया गया था? फर्स्ट एशियन गेम्स, बैंकॉक में, नई दिल्ली में, टोक्यो में, या फिर मनीला में? फर्स्ट एशियन गेम्स, लास्ट एशियन गेम्स कहां पर हुए? आखिर वाले कहां पे हुए थे? अभी हुए थे ना, एक साल पहले, 2023 में। कहां पे हुए थे? देखो पहला एशियन गेम जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है, 1951 में पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। लास्ट वाला कहां पे हुआ था ये आप मुझे जल्दी से चेक करके क्या करेंगे, बताएंगे। अगला सवाल, बढ़ो अगले सवाल पे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसका मुख्यालय कहां पर है? इंडिया में है, जिनीवा में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर सिडनी में है? क्वेश्चन नंबर 42। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, उनके मुख्यालय वगैरह याद करके रखा करिए, उन पे सवाल आते रहते हैं, है ना। इन पे सवाल बहुत पूछते हैं। अभी जैसे हमने पूछा आपसे IMF और वर्ल्ड बैंक का, जिनीवा, अभी आपने देखा, देखो ज्यादातर अगर आंसर कभी ना समझ में आ रहा हो ना तो जिनीवा लगा देना, ज्यादातर आंसर जिनीवा के ही होंगे। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक बस याद रखना कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर है यहाँ पे वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC अमेरिका। बाकी सब
जो हैं वो ज्यादातर आपको जिनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। इसका भी स्विट्जरलैंड में ही है। WTO का भी यहाँ पे था, ILO का भी यहीं पर है। अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसका नाम है इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, है ना, अंतरराष्ट्रीय पुलिस जो है उसका एक संगठन है इंटरपोल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा लियोन में है। और लियोन कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो तुम लोग बता सकते हो, कहाँ पर है? जल्दी से बता दो। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है? IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर सिडनी? कहाँ पर है इसका? क्वेश्चन नंबर 43। काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए वैसे आज हम लोगों ने, है ना। तो वियना ऑस्ट्रिया में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, कहाँ पे? यूरोप में। तो वियना, वहां पे वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है? मुख्यालय मिलता है आपको। इसकी स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1957। ठीक है, 29 जुलाई 1957 इसकी स्थापना हुई है। IAEA परमाणु ऊर्जा के लिए बनाई गई थी। देखो इसका बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं परमाणु की, जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करो, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करो, जो मिसाइलें वगैरह बनाते हैं, तो ये पूरा चेक रखता है। ये चेक रखता है कि जो हमारा ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हम परमाणु चीजें बना रहे हैं, वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे मिसाइलें बना दें या ऐसी चीजें बना दें दूसरों को खत्म करने के लिए। तो IAEA चेक रखता है पूरी तरीके से किस चीज पे? न्यूक्लियर डिस्पर्समेंट पे, मतलब कि कौन सा मटेरियल कहाँ है, कौन सी कंट्री है जिसको ये मटेरियल मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी किसके साथ शेयर होनी चाहिए, वो पूरा जो स्तर है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, वो कौन डिसाइड करता है? IAEA करता है। ठीक है, चले आगे बढ़े अगले सवाल पे कि संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर इंडिया? देखो इसको बनाया गया कब? 16 नवंबर 1945, 1945 में 16 नवंबर को इसको क्या किया गया था? बनाया गया है। बनाया कहाँ गया था? इसको याद रखेंगे, बनाया गया लंदन में। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। ठीक है, पेरिस में, क्योंकि पेरिस को ऐसा ना कल्चरल सिटी के रूप में जाना जाता है, फैशन के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी जितनी है, एजुकेशन, कल्चरल, साइंस वगैरह, वो पेरिस एक कल्मिनेशन है। तो पेरिस में ही इसका क्या है? हेडक्वार्टर देखने को मिलता है आपका, किसका? यूनेस्को का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का मुख्यालय कहाँ पे है? जो आपके सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं वगैरह हैं उन सब के बारे में जानकारी देता है, तो वो है WMO। 23 मार्च 1950 को क्या किया गया? WMO बनाया गया। ठीक है, तो मतलब अगर चलो तुम्हें ईयर नहीं याद रहता है, मतलब अगर डेट नहीं याद रहती, तो कम से कम ईयर का एक अंदाजा रखें कि 1950 1945 के समय पे ही ये सारी चीजें बनी हैं। तो जिनीवा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है किसका? WMO का। ठीक, चलो आगे बढ़े अगला सवाल कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने देखा है ना WTO के बारे में, अब पूछ रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का। देखो इसको बनाया गया कब? 7 अप्रैल 1948 में, है ना, 1948 में। और इसका मुख्यालय भी तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, FAO
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहां पर है? जो पूरे विश्व की खाद्य सुरक्षा पे ध्यान रखता है, FAO, इसका मुख्यालय कहां पर है? 16 अक्टूबर 1945 में क्या किया गया? इसको बनाया गया, याद रखेंगे। इसको बनाया कहां पे था? कनाडा में। कनाडा में क्यूबेक सिटी, है ना, क्यूबेक सिटी में इसको बनाया गया। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में है। क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी कब? 1945 में। देखो ये सब वो समय है 1945, क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये सारी चीजें जो है आती हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र बनाएंगे, फिर हर एक चीज पे फोकस करेंगे, चाहे वो आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपकी फूड से रिलेटेड हो। ऐसी संस्थाएं बनाओ जो भैया शांति रखे, जो लड़ाई झगड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि हम चीजों को नॉर्मल करें। वैसे जो अब तीसरा विश्व युद्ध है, ये मिडिल ईस्ट पूरा तैयार कर रहा है उस चीजों को, वो कहते हैं ना, एक लेवल तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे ये उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस अगर कंट्रीज कंट्रोल में रखती हैं चीजों को, तो ये चीजें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चले आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNDP और फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है आपको? जिनीवा, न्यूयॉर्क, रोम या इंडिया? 22 नवंबर 1965। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा इसका? न्यूयॉर्क में मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि यूनिसेफ, जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बनाया गया था, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में, न्यूयॉर्क में, भारत में या फिर रोम में? क्वेश्चन नंबर 49। ग्यारह दिसंबर 1946 क्या किया गया? यूनिसेफ को स्टैब्लिश किया गया। देखो ये सब क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी। एक बार यूएन बन गया, उसी के अंदर कई सारी संस्थाएं बनाई गई स्पेशलाइज की। एक बच्चों पे फोकस कर रहा है, एक खाने पे फोकस कर रहा है, एक जो है आपके वातावरण पे फोकस कर रहा है, एक आपके जो मेट्रोलॉजिकल चीजें हैं, मौसमी घटनाएं हैं, उस पर फोकस कर रहा है। तो इन चीजों को बनाया गया। तो इनका हेडक्वार्टर देखो, क्योंकि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसी हिसाब से याद रखो कि कुछ कुछ जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे इसका मिलेगा आपको कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक, चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखो ये तुम क्या कर सकते हो ना, एक पूरी लिस्ट बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो, और उस चार्ट के साथ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो आईडीए की अगर हम बात करें तो आईडीए मिलेगा कहाँ पे आपको? वॉशिंगटन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आईडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? वॉशिंगटन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, अगर आप ये पूछ रहे हो मैम अब तक इतनी देर से इंडिया इंडिया हम लिख रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि इंडिया में कौन सा हेडक्वार्टर है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि इंडिया में किस चीज का हेडक्वार्टर है? हम्म, किसी कोई बता सकता है कि इंडिया में किसी चीज का हेडक्वार्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हमने फ्रांस के साथ मिल के बनाया था, कब? 2016 में बनाया शायद, है ना, ISA। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? इंडिया में, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम,
हरियाणा में जो है हमें इसका क्या मिलता है, मुख्यालय देखने को मिलता है। तो अगर इंडिया में एक एकदम रीसेंट की हम बात करें तो बिल्कुल याद रखेंगे कि 2016 में ये जो आईएसए बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2016 का ये जो आईएसए बना है उसमें आपको देखने को मिलता है किसका मुख्यालय, इंडिया में। ठीक, चलो क्या करते हैं, आज थोड़ा फेस्टिवल का दिन है तो आराम आराम से रखते हैं, तुम लोग को बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं कराएंगे, तो यहीं पे अपने सेशन को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमको वापस से एक बार बता दूं कि जो हमारे बैचेस हैं, जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं। और ये कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे ये बैचेस आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से बैच हैं, देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो चारों वैकेंसीज आई हैं आपके ना, ग्रुप डी की आई है, ड्राइवर की आई है, क्लरिकल की आई है, ग्रुप डी एंड सी दोनों आई है। तो ये सारे बैचेस आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का शक्ति बैच चल रहा है और एसएससी जीडी का, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे जो है उसका भी बैच चल रहा है। तो आप ये बैच भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मैम ये बता दीजिए हमें टेलीग्राम पे पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल से। एंड ये मेरा चैनल है, इस पे जरूर कनेक्ट कर लिया करो, है ना। अगर इस पे आप कनेक्ट नहीं करोगे तो दिक्कत ये होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, हम बता रहे हैं कि आज की क्लास में ये होगा या ये नहीं होगा, तो वो जो भी सीक्वेंस है वो अगर हम बता रहे हैं वो तुम्हें मिलेगा कैसे, वो मिलेगा कैसे, जब तुम मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहोगे। इसी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आया है ना, तो सेशन को आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को फटाफट से क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हमारा चैनल है यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7, इसको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे बैचेस बेटा Y968 कोड के साथ आप परचेज कर लो, उसमें आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिल जाती हैं, एकदम स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो क्यों नहीं, है ना, वाई नॉट। अभी दिवाली में पैसे इकट्ठा हुए होंगे ना यार, 400-500 रुपए तो तुम इकट्ठा कर ही सकते हो, तो 400-500 रुपए का बैच नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल बैच को परचेज करिए। और अब हम मिलेंगे आपसे कल कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मजे से त्योहार एंजॉय करते रहिए, ज्यादा मीठा मत खा लेना, पटाखे थोड़े कम जलाना, क्योंकि पर्यावरण का भी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है। आप पटाखे जला भी रहे हैं तो कोशिश ये करें अपने आप को सेफ रखें, आग वगैरह से बच के रहें, नायलॉन के कपड़े पहने नहीं, है ना, ये अगर कपड़े पहन रहे हो तो दूर रहो। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप त्योहार मना रहे हो और अगर आपके पास है इतना कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो थोड़ी सी मदद जरूर दूसरों की करके देखना, वो त्योहार आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कल मिलेंगे आपसे फिर से एक बार यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के इसी चैनल पे एक स्पेशल सेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।